नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आज हम पिछले वीडियो में जो आपको बता रहे थे पॉलिनेशन, उसी के आगे आपको पुनः बताएंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो छूट गई थी समय के अभाव के कारण। तो आपको पॉलिनेशन में ये बताया गया था कि पॉलिनेशन होता क्या है या परागण है क्या, इसकी परिभाषा बताई गई थी। और आपको बताया गया था कि परागण जो है या पॉलिनेशन जो है ये दो प्रकार का होता है। एक आपका था स्वपरागण या उसी को आप कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा है परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण एवं परपरागण ये दो विधियां हैं जिसके द्वारा परागण की क्रिया या पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में आपको बताया गया था कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह घटना स्वपरागण कहलाती है। तो स्वपरागण में आपको बताया गया कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह प्रक्रिया आपकी कहलाती है स्वपरागण। और दूसरा आपको बताया गया था परपरागण। पर का मतलब दूसरे, यानी कि अगर उसकी बात की जाए तो आप कहेंगे कि जब किसी एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह घटना आपकी परपरागण कहलाती है। अब स्वपरागण के लिए आपको बताया गया था कि पुष्प जो होते हैं उनमें कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं या कुछ ऐसी बनावट होती है उनकी, या कुछ ऐसे आंतरिक रूप से परिवर्तन होते हैं जो स्वपरागण को प्रेरित करते हैं। जैसे आपको बताया गया था कि स्वपरागण के लिए सबसे पहले तो पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। द्विलिंगी कहिए या उसी को उभयलिंगी कहें, या अंग्रेजी में आप कहेंगे बाइसेक्सुअल। तो सबसे पहले पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। अगर पुष्प द्विलिंगी है तभी उसमें परागकोश भी होगा, वर्तिकाग्र भी होगा। तो परागकोश से परागकण निकलेंगे और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी है। तो अधिकांश जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उनमें स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है, और कुछ पुष्प ऐसे भी हैं, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें स्वपरागण और परपरागण दोनों घटनाएं होती हैं या दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। तो स्वपरागण के लिए सबसे पहले तो पुष्प द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी पुष्प में ही यह प्रक्रिया संभव है, एक लिंगी में नहीं। नंबर 2, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं, कभी वो खिलते ही नहीं। खिलने से हमारा आशय यह है कि आपने देखा होगा कि जो पुष्प की संरचना बनाई गई थी तो उसमें 4 चक्र पाए जाते थे पुष्प में। सबसे बाहर की तरफ आपका था कैलिक्स,
दूसरा था कोरोला, तीसरा एंड्रोइसियम और चौथा चक्र जो होता है उसे गाइनोइसियम कहते हैं। तो ये तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये आपके सहायक अंग होते हैं कैलिक्स और करोला। कैलिक्स आपने देखा होगा कि उसमें सबसे नीचे की तरफ पत्तीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, हरे रंग की होती हैं। तो जब पुष्प कली की अवस्था में होता है तो ये कैलिक्स जो होती है वो पुष्प की सुरक्षा का काम करती है। दूसरा कोरोला जो है, जो पुष्प का रंगीन भाग आपको दिखाई देता है जिसे आप पंखुड़ियां कहते हैं, वो आपके कोरोला कहलाते हैं। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं वो या तो कैलिक्स के द्वारा या कोरोला के द्वारा इस प्रकार से बंद होते हैं कि उनमें एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम बाहर के वातावरण के संपर्क में नहीं होता है। तो जब एंड्रोइसियम से अर्थात परागकोश से परागकण निकल करके यहाँ पर पहुंच जाते हैं, ये बाहर से परागकण इसके अंदर आ नहीं सकते क्योंकि ये पुष्प बंद होता है। तो ऐसी स्थिति में भी स्वपरागण की क्रिया ही संपन्न होती है, पर परागण की कोई स्थिति वहां पर नहीं बनती है। इसके अतिरिक्त पुष्प जो होते हैं उनमें समकाल पक्वता भी पाई जाती है, अर्थात एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम यानी नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों एक समय पर मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। और जब एक समय पर परिपक्व होते हैं तो इनके जो परागकण है वो इनके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है स्वपरागण के लिए पुष्प अपनी संरचना में परिवर्तन को रखते हैं। अगला आप देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन है, या इसी को आप कहते हैं परपरागण। परपरागण में आपको बताया गया था कि जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह घटना आपकी कहलाती है परपरागण। अब परपरागण जो है वो एक लिंगी पुष्प में भी हो सकता है और द्विलिंगी पुष्प में भी हो सकता है। एक लिंगी पुष्प में तो परपरागण की क्रिया होगी ही होगी क्योंकि उसके पास में परागकण ही नहीं होते हैं, तो उसको दूसरे के परागकण की आवश्यकता पड़ती ही है। लेकिन जो आपके द्विलिंगी पुष्प हैं उनमें कुछ पुष्प ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी बनावट ऐसी होती है या जिनमें कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि उनमें स्वपरागण होना संभव नहीं होता है, केवल परपरागण की क्रिया पाई जाती है। तो कैसे परपरागण की घटनाएं होती हैं? जैसे कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें जो है विषम काल पक्वता पाई जाती है। विषम काल पक्वता ये क्या है? आप जानते हैं कि जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उनमें दोनों जननांग एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं, अर्थात नर जननांग भी होता है और मादा जननांग भी होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये एक प्रकार का आपका द्विलिंगी पुष्प है, ये भाग इसका जो है मादा जननांग है, ये भाग इसका नर जननांग है। नर जननांग के अंदर परागकण का निर्माण होता है, परागकण बनते हैं। मादा जननांग जो है यहाँ पर अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। और ये अंडाणु जो है जब परागकण के संपर्क में आते हैं तो फिर चल करके भ्रूण का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है या फल का निर्माण होता है। तो इस स्थिति में होता क्या है कि यहाँ पर इनमें द्विलिंगी पुष्प है, लेकिन अगर ये विषम काल पक्वता इसमें पाई जा रही है तो स्वपरागण की क्रिया इसमें ना हो करके कौन सी क्रिया होगी? परपरागण की क्रिया होगी। अब इसमें होता क्या है कि जैसे
मान लीजिए कि नर जननांग जो है वो पहले परिपक्व हो गया, मादा जननांग परिपक्व नहीं है, तो इसके अंदर से परागकण निकलेंगे, लेकिन इसके अंदर वो को निषेचित नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पूर्ण रूप से अभी परिपक्व नहीं है। या कभी कभी क्या होता है कि अंडाणु जो है वो पहले परिपक्व हो जाते हैं और परागकण पहले परिपक्व नहीं होते, बाद में होते हैं, तो ये इनका इंतजार करने के बजाय दूसरे के परागकण को अपने ऊपर ग्रहण करके परागण की क्रिया को संपन्न करा देते हैं। तो इस प्रकार की से जो है स्वपरागण और परपरागण की घटनाएं होती हैं। अब इसके आगे जो है अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।